नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशन क्लासेस में। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे समावेशी शिक्षा, यानी कि आपके बीएड द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र जो है समावेशी शिक्षा, इसमें इकाई 2 की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और इकाई 2 में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे जो विविधता है, ठीक है, यानी कि जो भेदभाव किया जा रहा है, इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है समावेशी शिक्षा में भेदभाव, यानी भेदभाव का अर्थ क्या है। चूँकि परीक्षा में प्रश्न आता है कभी कभी कि भेदभाव से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसको परिभाषित कीजिए, ठीक है, या भेदभाव से आप क्या समझते हैं, एक टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऐसे प्रश्न आपके आते हैं लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत। तो जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भेदभाव होता क्या है और इसके बाद भेदभाव कितने प्रकार का होता है। इसको समझने के बाद फिर उन प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट्स बनाने के तैयार हो जाइए और क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम कि भेदभाव से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह के साथ इस प्रकार व्यवहार करने से लगाया जाता है जिससे वह व्यक्ति या समूह अपने अधिकारों के पूर्ण उपयोग से वंचित रह जाता है। यानी भेदभाव का तात्पर्य यही है कि कोई व्यक्ति हो या व्यक्तियों का एक समूह हो, ग्रुप हो, और वह जो व्यक्ति है या व्यक्तियों का जो समूह है वह अपने अधिकारों का पूरा ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति के अधिकार हैं उनका पूर्ण रूप से उपयोग वह नहीं कर पाता है। जैसे कि सबको हम समता और समानता के अधिकार की बात करते हैं, सबको समानता का अधिकार है, लेकिन क्या होता है, कुछ वर्ग को उच्च स्थान दिया जाता है, कुछ वर्ग को टेबल कुर्सी पे बैठा खाना खिलाता है, जबकि कुछ वर्ग के लिए, ठीक है, जो पत्ते से बनी हुई थाली होती है वह दिया जाता है, उनको जमीन में बैठा खिलाया जाता है। अक्सर आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है, क्यों है, जब हम समता समानता की बात कर रहे हैं कि सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग इंसान हैं, संविधान सबको बराबर अधिकार दिए हैं, तो फिर ये उच्च वर्ग और निम्न वर्ग कहाँ से आ गई भावना। ठीक है, ऊंची जाति नीची जाति भावना फिर कहाँ से आ गई। तो यही कहा जा रहा है, ठीक है, कि वह व्यक्ति अपने अधिकारों के पूर्ण उपयोग से वंचित रह जाता है। आगे कह रहा है कि यह भेदभाव जाति, रंग, भाषा, लिंग व धर्म आदि आधारों पर किया जाता है। यानी ये जो भेदभाव होता है ये किन किन मुद्दों को आधार बनाकर किया जाता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो यही कह रहा है कि यह जो भेदभाव है यह जाति के आधार पर, उच्च जाति की हैं, निम्न जाति की हैं, भाषा के आधार पर यह तेलुगु बोलने वाले हैं या इंग्लिश बोलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि रंग के आधार पर गोरे लोग हैं, काले लोग हैं। ठीक है, तो ये काले वर्ग हैं, अछूत है, इनको अलग करिए। ठीक है, इनके साथ नहीं बैठा जाएगा। आगे धर्म, ये हिंदू धर्म के हैं, हम मुस्लिम धर्म के हैं, ठीक है, हम इनके साथ खड़े नहीं रह सकते, इनसे हम बात नहीं कर सकते, इनका काम हम नहीं करेंगे, ये भेदभाव होता है। इसके बाद एक और इसमें है आदि आधारों पर। आदि मतलब में और कई सारे हैं, जैसे कि राष्ट्रीयता के आधार पर हम ब्रिटिश लोगों का कार्य नहीं करेंगे, जो इंग्लैंड से आने वाले हैं इनसे बात नहीं करनी है, इनका कोई कार्य नहीं करना है, उनके साथ कोई सौदा नहीं करना है। ठीक, ये क्या है, ये भेदभाव हुआ। तो राष्ट्रीयता के आधार पर ये निग्रो लोग हैं, ठीक, इनसे बात नहीं करेंगे, काले होते हैं लोग। ठीक, तो यही करा है कि आदि आधारों पर किया जाता है ये भेदभाव। भेदभाव के कारण समाज में अलगाव, यानी भेदभाव का कारण क्या, अलगाव हो रहा है। जैसे अब कोई मान लीजिए कि गांव में निम्न वर्ग से है, ठीक है, जैसे कि अक्सर आपने देखा गांव में हरिजन बस्ती जो होती है वह गांव से अलग होती है। क्यों होता है, क्योंकि गांव के लोग जो हैं, जो बहुत संपन्न लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उन्होंने उनको निम्न जाति का करार दे करके वो गांव से अलग कर दिया गया है। जो कि क्या है, आज के समय में ऐसा तो है नहीं। आज जो भी बच्चे हैं, चाहे वह पंडित जी का लड़का हो, ठीक है, या ठाकुर जी का लड़का हो, या फिर हरिजन बस्ती से आने वाला कोई लड़का हो, या यादव जी का लड़का हो, सब साथ मिलकर पढ़ते हैं। ठीक, ऐसा तो दिखता नहीं है, लेकिन विद्यालय सब साथ होते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो सारे अलग अलग हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि भेदभाव कारण क्या है, समाज में अलगाव की स्थिति बनती है। समावेशी शिक्षा सबको जोड़ने का प्रयास करती है कि सभी लोग साथ अध्ययन करें, एक साथ पढ़ें, एक साथ आगे बढ़ें, लेकिन समाज जो हमारा है यह भेदभाव करके विद्यालय में साथ तो रहने देता है, लेकिन बाद में अलगाव की स्थिति हो जाती है। ठीक, आगे गुटबंदी, गुटबंदी की स्थिति बनने लगती है। गुटबंदी की स्थिति कैसे बनती है कि ये हमारे समाज के हैं, ठीक है, जैसे चुनाव आ गया प्रधानी का, ठीक, कोई प्रधान के लिए खड़ा हुआ तो ये गुटबंदी बनेगी कि ये हमारे वर्ग से खड़ा होंगे,
एक हमारे वर्ग से खड़ा होगा, एक हमारे वर्ग से खड़ा होगा। इस तरह से 5-6 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं और उसमें जो योग्य कैंडिडेट है, मान लीजिए वो नीची जाति का या उच्च जाति का हो, वो इस गुटबंदी में उसका क्या होता है, नुकसान होता है और गाँव किसी गलत व्यक्ति को चुन लेता है और गाँव का विकास रुक जाता है। तो वही चीज़ कह रहा है। आगे देखेंगे हम, संयुक्त राष्ट्र का कथन है, एक परिभाषा देखेंगे संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि भेदभावपूर्ण व्यवहार कई रूप लेते हैं, यानी भेदभावपूर्ण व्यवहार करने से कई सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन उन सभी में किसी न किसी रूप में बहिष्करण या अस्वीकृति शामिल रहती है। यानी कह रहा जो भेदभाव होता है, चाहे वो किसी रूप में भेदभाव किया जाए, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, उन सभी में कहीं ना कहीं बहिष्करण होता है, अलगाव की स्थिति होती है, बहिष्करण की स्थिति जरूर दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय निकाय। एक संयुक्त राष्ट्र के जानते हैं कई सारे अभिकरण हैं, कई सारे निकाय हैं, ठीक है, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे हैं। उसी तरह एक है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है दुनिया भर से भेदभाव को ख़त्म करने के लिए यह क्या है, यह प्रयासरत, यह संस्था जो है दुनिया भर से भेदभाव को समाप्त करने के लिए कार्य कर रहा है। ठीक, जिससे कि सभी लोग क्या करें, भेदभाव की जो भावना सभी लोग के अंदर से यह समाप्त हो जाए। आगे कह रहा है, परंतु समाज में बढ़ती भेदभाव की प्रक्रिया को शिक्षा के द्वारा नियंत्रित किया सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जहाँ शिक्षा होगी वहीं उजाला होगा, वहीं हर चीज़ की समाप्ति यहीं से हो सकती है। शिक्षा की जितनी समस्याएं हैं सारी शिक्षा के द्वारा, जागरूकता के द्वारा समाप्त की जा सकती हैं। तो वही कर रहा है कि यह कार्य तो कर रहा है परिषद, लेकिन अगर हमें दुनिया भर से इस भेदभाव की भावना को मिटाना है तो हमें शिक्षा को कोने कोने तक प्रसारित करना होगा। आगे है, गैर भेदभाव के खिलाफ 1 मार्च को, तारीख याद करिएगा, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र से मनाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाता है। ठीक, अब ये तो हो गई समावेशी शिक्षा में भेदभाव। प्रश्न आएगा कि भेदभाव से आप क्या समझते हैं, तो इतना आप लिख देंगे, कुछ अपनी भाषा उसमें मिला लेंगे, जो मैंने भी कुछ समझाया आपको मिला लेंगे, आपको अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे भेदभाव के प्रकार। ठीक है, तो देखिए भेदभाव कई प्रकार के होते हैं। ठीक, लैंगिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव और अल्पसंख्यक आधारित भेदभाव। परीक्षा में पूछते हैं आप अक्सर हमसे, जब परीक्षा सर पे आती है, जैसे कि इसमें जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया की परीक्षा आ गई है सर पे, और शायद सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा 14 जुलाई से है, तो अब हाँ 16 जुलाई से है। तो अब जो है लोग अब मैसेज करें, सर कैसे लिखना है परीक्षा में, कैसे लिखें कि एग्जाम में प्रभावित हो, हमें टॉप करना है। भाई टॉप करना है करिए, लेकिन लिखने का ढंग अब एकाएक आप पूछूँ तो नहीं बताऊँगा। मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, जैसे मुद्दे आते हैं मैं बताता हूँ। हालांकि मैं क्लास लूँगा आपकी परीक्षा से पहले कि कैसे परीक्षा में लिखना है। ठीक, तो देखिए जब आप परीक्षा में हेडिंग को लिखते हैं तो हेडिंग आगे लिखिए हिंदी में और उसकी स्पेलिंग भी याद की रहिए। और उसके आगे अगर स्पेलिंग भी लिख देंगे उसकी, ठीक है, उस जो आपने हेडिंग लिखी हुई है इसको भी काले पेन से लिख देंगे तो अच्छे अंक मिलते हैं। एग्जामिनर थोड़ा प्रभावित होता है। देखिए सारा मुद्दा है एग्जामिनर को क्या करना, एग्जामिनर को पटाने का है सब, कि एग्जामिनर कैसे अट्रैक्ट हो आपकी कॉपी पे, ठीक, कैसे राइटिंग में क्या हो, आकर्षित हो, ठीक, मोहित कैसे हो। तो आपको इंग्लिश में भी लिखना है, इसलिए मैंने इंग्लिश भी लिख दी है। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, केस्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, इसके बाद है माइनॉरिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें लैंगिक भेदभाव क्या है। ठीक, लैंगिक भेदभाव जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी लैंगिक मतलब यह शब्द जो है, लैंगिक जो शब्द है यह लिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक, यानी कि किसी स्त्री और पुरुष, दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जानते हैं आप। ठीक है, तो स्त्री व पुरुष में लिंग के आधार पर क्या करना, उनको उनके अधिकारों के उनके अधिकारों से वंचित रखना ही क्या है, यही हमारा है लैंगिक भेदभाव। यानी किसी स्त्री या पुरुष को उसके लिंग के आधार पर उसके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखना, ठीक है, वह लैंगिक भेदभाव कहलाता है। जैसे कि आज के समाज में यह माना जाता है, आज के समाज क्या, मैं पहले से कह रहा हूँ, पहले से ये माना जाता रहा है कि स्त्री पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती, स्त्री जो भी है तो पुरुष से दब के रहती है। ठीक है, पुरुष प्रधान समाज है। हालांकि मोदी जी आए हैं, उन्होंने पुरुष प्रधान समाज की जो यह व्यवस्था थी उस पर थोड़ा प्रहार किया और औरतों के जो औरतों के नाम पे राशन कार्ड बनाए, ठीक है, जारी कराए, जैसे कि महिलाओं को समान स्थिति मिली और महिलाओं के नाम पर उज्ज्वला योजना उन्होंने निकाली, जो गैस कनेक्शन मिलता है महिलाओं के नाम पर।
ठीक है। इन्होंने थोड़ा अच्छे कार्य किए हैं। कन्या सुमंगला योजना, कई सारी योजनाएं भी निकाली हैं महिलाओं और लड़कियों के पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो यह तो बात हो गई। लेकिन अब कहेंगे प्राचीन काल से कैसे? प्राचीन काल में कहेंगे कि अपाला, घोषा, गार्गी ये सब महिलाएं थी। अपाला, घोषा, गार्गी ये महिलाएं थी, मैं मानता हूँ। लेकिन प्राचीन काल में अगर स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी तो सिर्फ ये 4 महिलाओं के ही नाम क्यों आते हैं कि अपाला, घोषा, गार्गी, ठीक है। इन्हीं 4-5 महिलाओं, सावित्री की इन्हीं 4-5 महिलाओं के नाम क्यों आते हैं अगर विदुषी महिलाओं की बात की जाती है तो? यानी इससे ये पता चलता है कि प्राचीन काल में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो आगे देखेंगे तो यह है लैंगिक भेदभाव, ठीक, यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाना, स्त्रियों को हीन माना जाना और पुरुष प्रधान समाज की तर्क दे करके, पुरुष प्रधान समाज का तर्क दे करके पुरुषों को उच्च स्थिति बनाए रखना, यही क्या है? यह लैंगिक भेदभाव। ऐसा नहीं है कि यह भेदभाव सिर्फ स्त्रियों के साथ होता है, भेदभाव कहीं कहीं पुरुषों के साथ भी होता है, ठीक है। तो मैंने पहले बता दिया कि लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाना ही लैंगिक भेदभाव है। अब हम बात करेंगे कि लैंगिक भेदभाव जो है, ठीक है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, किनारे हट जाता हूँ। आराम से नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। हो गया होगा, ठीक। देखेंगे लैंगिक भेदभाव को दूर करने के उपाय, ठीक है। सबसे पहला उपाय हमारा है कि सभी बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। जितनी बालिकाएं, हमने कहा कि जो समाज है वह पुरुष प्रधान समाज है और महिलाओं की अभी भी स्थिति ठीक नहीं है, अभी भी वह शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं। और हर क्षेत्र में, मैं शैक्षिक नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि महिलाएं हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं। चाहे खेल का क्षेत्र हो, जैसे खेल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो खेल क्षेत्र में आप कितने महिला खिलाड़ियों के नाम जानते होंगे? बहुत जानते होंगे, 1, 2 या 3 जानते होंगे। लेकिन पुरुष खिलाड़ियों की बात करें तो आपको कम से कम 12 याद होंगे, ठीक है। भारत क्रिकेट की टीम के ही याद होंगे, ठीक। इसके बाद जो पुरस्कार मिलता है, जो पुरस्कार की राशि मिलती है, वह भी महिला खिलाड़ियों को कम दी जाती है पुरुष खिलाड़ियों की तुलना में। इसके बाद आप देखेंगे तो जो प्रसारण होता है खेलों का, आप टीवी पे अक्सर फुटबॉल है, मैच है, पुरुष का ही देखते होंगे, महिला का बहुत कम दिखता होगा। तो हर जगह, ठीक है, हर जगह समाज में स्थिति है कि महिलाओं को सिर्फ ये समझा जाता है कि वह क्या है, वह बालक के लालन पालन पोषण और घर पे खाना बनाने की चूल्हा चौका करने के लिए ही सिर्फ आई हैं, ठीक है। सिर्फ उनका काम यही है, बाकी उनका काम शिक्षा से उनका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। और नौकरी के क्षेत्र में भी देखें तो अगर कोई काम है तो वह पुरुष को पहले मिल जाएगा, महिला को बाद मिलेगा, ठीक, क्योंकि उनको लगता है कि पुरुष के अंदर ज़्यादा सामर्थ्य काम करने का, जो कि महिला उतने ऊर्जावान नहीं है। तो हर जगह कहीं न कहीं महिलाओं के साथ क्या होता है? भेदभाव होता है। हालांकि हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, एजुकेशन हमारा एरिया है, तो हम हर बात को छोड़ करके शैक्षिक क्षेत्र में बात करेंगे। तो शैक्षिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में क्या है? गिरावट आई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सभी बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए और जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक, कॉलेज स्कूल हैं, जो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हैं, इन सब में महिलाओं के लिए कुछ प्रतिशत सीट जो है वह क्या करनी जानी, निश्चित कर दी जानी चाहिए। छात्राओं के एडमिशन के लिए जैसे कि 10% सीट या 30% सीट निश्चित कर लेनी चाहिए कि 30 सीट जो है वह लड़कियों के लिए ही है, ठीक। इससे क्या होगा? इससे जो लैंगिक भेदभाव है वह दूर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम, गरीब वर्ग से आने वाली छात्राओं के साथ सहानुभूति व्यवहार करना। यहाँ सहानुभूति ठीक नहीं लग रहा है, हम सहानुभूति पूर्ण कर लेंगे, ठीक है, सहानुभूति से भरा हुआ, ठीक। यानी कि यह सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना। तो कहने का मतलब यह है कि जो जैसे कि कोई बालिका है, गरीब वर्ग से आ रही है, बरसात का समय है, झोपड़ी में से पानी गिर रहा है, उसको खाना बनाने में लेट हो गया, अब विद्यालय गई, लेट क्यों आई, चलो घर बाहर जाओ, जाओ फिर से घर जाओ, नहीं पढ़ना है आज। तो ऐसा व्यवहार ना करना, कारण पूछना, कारण अगर हो सके तो समाधान करना, या समाधान ना हो सके तो उसको समझ करके विद्यालय में प्रवेश ले लेना कि ठीक है आइए क्लास में इंटर हो जाइए, पढ़िए आराम से, ठीक है। तो सहानुभूतिपूर्ण जब व्यवहार करेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। अब किसी को आप गुस्से में बोल करके भगा देंगे तो उसका और पढ़ने का मन नहीं करेगा कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, ठीक है। जबकि वही चिंटू है, फॉर्चूनर से आता है और अगर वो लेट भी होता है, चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ आगे वाले बेंच पे, और हम जाते हैं लेट होता है तो सर जी मार के भगा देते हैं या पनिशमेंट देते हैं, एक क्लास से बाहर रखते हैं, दूसरी क्लास से अंदर आने देते हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। यही है, आगे घर व विद्यालय में बालक व बालिका के बीच समान व्यवहार करना, चाहे घर हो, परिवार हो या विद्यालय हो, हर जगह बालक व बालिका के बीच जो समान व्यवहार होगा तो क्या होगा, शैक्षिक क्षेत्र में प्रगति आएगी। वह भी बालक के साथ कदम से कदम मिला करके, कंधे से कदम मिला करके वो अध्ययन करने को प्रेरित हो सकेंगी। आगे देखेंगे हम, बालिकाओं को उनकी रुचि व आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। बालिका जो शिक्षा चाहती है उसे उस तरह की शिक्षा दिलाना, ठीक है। जब मान लीजिए कोई बालिका डॉक्टर बनना चाहती है तो उसे जबरदस्ती सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की शिक्षा देंगे तो वह उसका मन नहीं लगेगा, ना वो शिक्षा ग्रहण करेगी। वो शिक्षा अपनी उतनी भी रोक देगी कि हमें जो बनना है वो बना ही नहीं रहे हैं तो हम क्या पढ़ के करेंगे, ये सिलाई कढ़ाई हमारे मन में नहीं लगता इसमें, ठीक। तो जिस स्तर की वह शिक्षा चाहती है, ठीक है, जहाँ उसकी रुचि है, जो उसकी आवश्यकता है, वो ऐसी शिक्षा अगर उसको प्रदान किया जाए तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ के दिखा सकती है। अभी IAS का रिजल्ट आया है, इसमें आपने देखा है कि टॉप 3 जो हैं वो सारी क्या है, लड़कियाँ ही हैं, ठीक। तो बालिकाओं को अगर उनके चाहत के अनुसार हम व्यवस्था देंगे, संसाधन उपलब्ध कराएंगे, शिक्षा देंगे तो कहीं ना कहीं बालकों से अच्छा करके दिखाएंगे। ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा ग्रेजुएशन वाला जो कॉलेज था, ठीक है, PG कॉलेज, वहाँ पे कक्षा जो चलती थी, चाहे मनोविज्ञान की हो या इतिहास की हो या हिंदी की हो, तो उसमें 4 या 5 लड़के बैठते थे। जैसे मनोविज्ञान कक्षा चलती थी तो 4 या 5 लड़के बैठते, जैसे मैं भी था, 4-5 लड़के होते थे और लड़कियों की संख्या 80 थी, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो गया, क्योंकि अब हमारा जो समाज है, मुझे तो यह लगता है, हमारे सर हैं डॉक्टर सलीम सिद्दीकी सर, डॉक्टर सलीम सिद्दीकी सर कहते हैं कि समाज में अब बेटी पढ़ाओ नहीं, अब बेटा पढ़ाओ हो सकता है, कुछ दिन में नारा आ जाए, क्योंकि जो बालिकाओं की स्थिति है वो तो सुधर रही है अब, लेकिन बालकों की स्थिति में गिरावट हो रहा है। और यह बात मुझे उनकी सही भी लगी, क्योंकि जो मैं ग्रेजुएशन वाला कॉलेज था वहाँ पर सिर्फ 4 लड़के बैठते थे क्लास में और 80 लड़कियां बैठती थी, चाहे कोई भी क्लास चले, क्योंकि वहाँ पे लड़के जो हैं उनको सभी को छात्र नेता ही बनना था, ठीक है। इसलिए लड़कों की संख्या वहाँ पे कम थी, बाकी कितने थे तो दिल्ली बम्बई हैं, हालांकि वो अलग की बात है। लेकिन यहाँ बात आ गई है जब लैंगिक भेदभाव की, तो मुझे यही लगता है कि लड़कियों की स्थिति तो सुधर गई है धीरे धीरे प्रयास करते करते, लेकिन अब बेटा पढ़ाओ की ज़रूरत लगता है मुझे आ गई है, ठीक है। तो आगे देखेंगे अब हम, आगे हमारा है कि बालिकाओं को हो गया ही विद्यालय में उचित संसाधन व्यवस्था ना। बालिकाओं में शिक्षा प्रदान अगर हमें करनी है बालिकाओं के लिए, तो हमें संसाधन की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। संसाधन मतलब ये है कि जैसे कि बालिकाओं को बैठने के लिए अलग डेस्क होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बालक बालिका एक डेस्क पर बैठेंगे, बालिकाओं के लिए अलग डेस्क होना चाहिए, कमरा बड़ा होना चाहिए, पास पास न बैठे कि यहीं लड़के बैठे हुए हैं पास में एकदम लगा के बेंच, लड़कियां बैठी हुई हैं, तो बड़े रूम होने चाहिए, बरामदा टाइप का रूम होना चाहिए, ठीक है, हवादार रूम होना चाहिए। इसके बाद लड़कियों के लिए अलग से बाथरूम टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। इस तरह से संसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए छात्राओं के लिए, ठीक, तभी वह क्या करेंगी, पढ़ सकती हैं। आगे देखेंगे हम, विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु बालिकाओं को प्रेरित करके भी उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, उनको प्रेरित किया जा सकता है, जिससे कि वो अच्छे से अधिगम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ठीक। आगे देखेंगे हम, 7वां है विभिन्न योजनाओं। कई सारी योजनाएं सरकार चलती हैं, उन योजनाओं को धरातल पर अगर सही ढंग से उतार दिया जाए तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसके बाद से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देना पड़ेगा, ठीक है, मुझे नहीं लगता है इसके बाद। तो यही कह रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, 1 स्टॉप सेंटर योजना, महिला शक्ति केंद्र जैसी तमाम योजनाएं जो चल रही हैं बालिकाओं को शिक्षित करने हेतु, बालिकाओं को जागरूक करने हेतु, बालिकों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, इन सभी का अगर सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए धरातलीय स्तर पे तो अच्छे ढंग से लैंगिक भेदभाव से दूर होकर के बालिका शिक्षा ग्रहण कर सकेगी, ठीक है। आगे है जेंडर बजटिंग के तहत महिलाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। ये जो शब्द आप सुन रहे हैं जेंडर बजटिंग, इसका मतलब ये है कि यह अभी नया शब्द आया है, यह फिलहाल में 3 या 4 साल से शब्द ये आया है, ठीक है, 3 या 4 वर्ष से। इसका मतलब ये होता है सरकार जो बजट बनाती है उसमें महिला और शिशुओं के लिए अलग से एक बजट बनाया जाता है, उसमें अलग से वित्तीय खर्च के लिए बजट पारित किया जाता है, जिसको हम जेंडर बजटिंग कहते हैं। तो इसके तहत महिलाओं तक जो भी सरकारी योजनाएं महिलाओं के लिए बनी हुई हैं, जो उनके लिए धन आ रहा है, उसका सही ढंग से उपयोग करके उनको लाभ पहुँचाना, यह कह रहा है आपका लैंगिक भेदभाव को दूर करने की ही उपाय हैं, जिससे कि बालक और बालिका समान स्तर पर आके समान योगदान देश की प्रगति में दे सकेंगे, ठीक है। तो अच्छे समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करिए अपने अन्य साथियों में, ठीक है, शेयर करेंगे तो क्लास अच्छी लगेगी, ठीक। और मेरा प्रयास है क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन आप अध्ययन करते रहिए, पेन कापी को बिल्कुल आराम मत दीजिए, और इसमें हाथ चलाइए, क्योंकि इस समय का हाथ चलाया हुआ और दिमाग चलाया हुआ अब परीक्षा में काम देगा,
ठीक है। तो चलिए अब इसी साथ इसका ले लीजिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे जाति आधारित भेदभाव, ठीक, कि जाति आधारित भेदभाव क्या होता है। इसको मैं लिख दूंगा जाति आधारित भेदभाव और उसके बाद इसको समझाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ ले लीजिए, हो गया होगा, ठीक। देखिए बात करेंगे कि अनुसूचित जाति व जनजाति के बालकों की शिक्षा, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनकी शिक्षा के पहले बारे में बात करेंगे, इसके बाद क्या क्या कारण है कि जिससे कि शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उसकी बात करेंगे, और इनकी शिक्षा तक सबकी पहुंच बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि भारत में एससी व एसटी, ठीक है, एससी व एसटी कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं ये कुल जनसंख्या का 23% व 60% हैं, ठीक। यानी कि एससी कैटेगरी के 23% लोग रहते हैं और एसटी कैटेगरी के 60% लोग रहते हैं, ठीक है। संविधान में इनके शैक्षिक हितों हेतु प्रावधान किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 48 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य कमजोर वर्ग के लोगों की शिक्षा तथा आर्थिक संबंधी हितों की विशेष उन्नति करेगा, ठीक है। यानी उनके आर्थिक हितों का और उनके शैक्षिक हितों का ध्यान रखते हुए उन्नति हेतु प्रयास करेगा तथा सामाजिक रूप से हो रहे उन पर अन्याय व जो उनका शोषण हो रहा है उससे उनका क्या करेगा, संरक्षण करेगा, उससे उनका बचाव करेगा, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए मायावती जी की जब सरकार थी तो एससी व एसटी एक्ट लाया गया था, ठीक है, जो कि एससी व एसटी लोगों के लिए एक विशेष समझे एक प्रकार से शक्ति का कार्य करता था, ठीक। तो यही है था कि वह सामाजिक अन्याय व शोषण से बच सके, हालांकि उसका दुरुपयोग भी होने लगा, अलग की बात है। आगे देखेंगे हम इस वर्ग के बालकों के शैक्षिक प्रगति के लिए सुझाव देने हेतु एक आयोग का गठन किया गया था, जिस आयोग के जो अध्यक्ष थे UN ढेबर थे, और यह आयोग 1960 में गठित हुआ था। और इस आयोग यानी कि इसको हम समिति भी कर सकते हैं, आयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। इस जो समिति का गठन किया गया या इस जो आयोग का गठन किया गया, ठीक, वह ढेबर समिति के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। किसके नाम से? ढेबर समिति के नाम से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो समिति के अध्यक्ष होते हैं अब या आयोग के अध्यक्ष होते हैं अक्सर उन्हीं के नाम पे उसका नाम रखा जाता है। जैसे कि राधा कृष्णन जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था उसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो उन्हीं के नाम पे राधा कृष्णन आयोग कहा जाने लगा, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, तो मुदालियर जी थे तो उनके नाम पर मुदालियर आयोग कहा जाने लगा, ठीक है। उसी तरह इसके अध्यक्ष थे UN ढेबर, इन्हीं के नाम पर इसे हम ढेबर समिति करने लगे। या ढेबर समिति पूछ सकते हैं प्रश्न टेट में या सी टेट में कहीं भी कि ढेबर समिति का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों की शिक्षा संबंधित है, ठीक है। आगे देखेंगे हम इस समिति ने अपने सुझावों में एससी व एसटी के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क यूनिफॉर्म देने की बात कही। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इन कैटेगरी के बालकों को दोपहर में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत भी अनेक सुझाव, अनेक प्रस्ताव लाए गए जिनको कि लागू करके यह प्रयास किया गया कि इस वर्ग के बालक शिक्षा प्राप्त कर सकें, और इसी के तहत बहुत सारे कार्य भी किए गए, ठीक है। तो यह थी अनुसूचित जाति व जनजाति के बालकों की शिक्षा संबंधित बात, ठीक। अब हम बात करेंगे कि इनके शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, ठीक है। तो हेडिंग हमारी है शैक्षिक पिछड़ेपन का, इसको मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल दूंगा, लिख लीजिएगा आप, ठीक है। शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण, ठीक। तो क्या क्या कारण है? मुख्यतः 3-4 कारण हैं, इसको हम लिख के समझ लेंगे। देखिए सबसे पहला कारण तो यही है, क्या कारण है कि इनके आर्थिक स्थिति का ठीक न होना। चूँकि एससी व एसटी कैटेगरी के जो अभिभावक हैं, जो एससी व एसटी कैटेगरी जो है, तो बोलने थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो एससी व एसटी कैटेगरी जो है, यह जो वर्ग है यह सामाजिक, मैंने कहा कि समाज की मुख्य धारा से भी पीछे है, और अगर जो आगे जाना भी चाहते थे उनको उच्च वर्ग ने पीछे कर दिया कि नहीं, आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिला कार्य नहीं कर सकते, आप अछूत हैं, आपको छूने से हमें दोष लग जाएगा। ऐसी धारणाएं, ऐसी भावनाएं जब प्राचीन समय में थी, तो आज भी अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरा दोस्त जो एससी कैटेगरी का है वो मेरे घर आके भोजन मेरे साथ करे, तो मेरे दादाजी जो हैं वो भड़क जाएंगे, कहेंगे ना वह तुम्हारे साथ भोजन करेगा, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो कहेंगे बड़ बड़ुआ बैठे हैं छोड़ कर कथा, ऐसे ऐसे दोहे, ऐसे ऐसे कहावतें मुहावरे निकाल देंगे, ठीक।
तो यही कहा गया है कि SC और ST कैटेगरी जो है यह कहीं न कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ठीक है, और इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसी कारण ये अपने बच्चों को पढ़ने की जगह कार्य करने में अपना सहयोग लेते हैं, ठीक है, उनसे कार्य कराते हैं, जो कार्य करते हैं उसमें उसको लगा देते हैं। मजदूरी कर रहे हैं तो उसको मजदूरी में लगा देंगे, या कोई धंधा कर रहे हैं छोटा मोटा उसमें उसको लगा देंगे, उसको जूता चप्पल बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यह भी उनके शैक्षिक पिछड़ेपन का एक कारण है कि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मजबूत नहीं है, इसलिए वो बच्चे को विद्यालय नहीं भेजते हैं। दूसरी बात हो गई, वह खुद अनपढ़ हैं। अनपढ़ होने के कारण आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं परीक्षा में। आप पहली हेडिंग लिख देंगे कि आर्थिक स्थिति का सही नहीं होना, और दूसरी हेडिंग आप लिख देंगे कि शिक्षा के महत्व को न समझना। दूसरी हेडिंग बना लेंगे कि शिक्षा के महत्व को न समझना, और इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि चूँकि ये वर्ग आर्थिक स्थिति से कमज़ोर शुरुआत से ही रहा है, जिससे कि वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया और शैक्षिक महत्व को न समझते हुए, शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं ये लोग, और इसीलिए क्या करते हैं, अपने बच्चे को भी ये शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय नहीं भेजते हैं। यानी निरक्षर होने के कारण शिक्षा के महत्व को ये लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। आगे है तीसरी हेडिंग बनाएंगे आप कि उपयुक्त निवास स्थान का न होना, या निवास स्थान का गलत जगह पर होना। चूँकि हमने बताया कि अक्सर ये लोग गांव से बाहर रहते हैं, ठीक है, कहीं नहर किनारे या गांव से कहीं बाहर इनको कर दिया जाता है। तो जब गांव से बाहर रहेंगे दूर, अब विद्यालय जो है गांव में है, प्राथमिक विद्यालय, तो ये जब दूर रहते हैं तो दूर रहने के कारण भी कुछ बच्चे विद्यालय नहीं आ पाते हैं, उतना दूर कौन जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो गलत निवास स्थान के भी कारण यह शैक्षिक रूप से अभी भी पिछड़े हुए हैं, ठीक है। और चौथा जो प्रमुख कारण मुझे लगता है कि विद्यालय में सही ढंग से बर्ताव न होना। गुरु जी क्षत्रिय हैं, उच्च वर्ग से हैं, और जो छात्र है वो निम्न वर्ग से आ रहा है, तो उसके साथ वो अच्छू जैसा व्यवहार करेंगे। उसकी कापी चेक नहीं करेंगे, कापी रख दो, हम चेक करके तुम्हें दे देंगे, ले जाना, अपने हाथ से कापी मत दो, ठीक है। तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारे से मिठाई नहीं खाएंगे, तो मतलब ठीक है, रहने दो, दूर से होगा, पैर मत छू, हाँ ठीक है जाओ। तो जब विद्यालय में सही ढंग से बर्ताव न होगा, विद्यालय में अच्छू जैसा बर्ताव होगा अन्य बालकों की तरफ, उसके मन में क्या होगा, उसके मन में निराशा, द्वंद्व, कुंठा होगा, भावना, ऐसी भावनाएं होंगी जिससे कि वह पढ़ाई लिखाई छोड़ का पढ़े जाके मास्टर पढ़ी नहीं कर ढंग से छोड़ा जाएगा, ठीक, ऐसी बात कहेगा। तो यह शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण है, और यह अनुसूचित जाति व जनजाति के बालकों की शिक्षा संदर्भ में, ठीक है, थोड़ी सी बात हो गई। तो इसी साथ इसका ले लीजिए, ठीक है, किराया हट जाता हूँ मैं। उम्मीद है कि हो गया होगा, ठीक है। अब मैं जो आपको अब पिछड़ा वर्ग है इसकी क्लास आपको अगले में दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।